हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में मैंने दोस्तों आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के आपके रसायन शास्त्र का जो आपका तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, उसी से संबंधित दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कुल 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग के लिए धातु और अधातु से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सबको दोस्तों मैंने इस वीडियो में ही कैप्चर कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक दोस्तों अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा जो आपके विज्ञान विषय के रसायन शास्त्र में जो आपके धातु और अधातु से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दोस्तों यकीन है कि आपको दोस्तों वो लड़ जाएगा। यानी दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया है इसमें से दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर उसमें पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को दोस्तों बिना देखे आप लोग दोस्तों मत जाइएगा, ठीक है। इसमें से कुल जितने सारे क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से दोस्तों समझ लीजिएगा। तो आइए मैं लेकर चलता हूं इस वीडियो का दोस्तों जो पहला प्रश्न है उस पर। तो इसमें दोस्तों आप लोग से यहाँ पर बताया जा रहा है आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को किस रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये बोलेगा कि सर यहाँ पर जो आवर्त सारणी है वो कौन सी आवर्त सारणी होगी, क्योंकि हम लोगों ने 10 क्लास में 2 प्रकार के आवर्त सारणी के बारे में जाना था, जिसमें पहला था मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरा था आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज इस वर्तमान समय में जिस आवर्त सारणी की सहायता से हम लोग तत्वों का अध्ययन करते हैं, तत्वों के बारे में जानते हैं, बच्चों को जिस आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से सिखाया जाता है, तत्वों का ज्ञान कराया जाता है, उसी दोस्तों आवर्त सारणी का यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। और दोस्तों आपके आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जितने सारे तत्व हैं उन तत्वों में दोस्तों आपके कुछ तत्व आपके धातु कहलाते हैं और कुछ तत्व आपके अधातु कहलाते हैं। और साथ ही इन्हीं धातु और अधातु वाले तत्वों में कुछ तत्व जो होते हैं दोस्तों वो आपके उपधातु कहलाते हैं। और आपके आवर्त सारणी के इन धातु और अधातु वाले तत्वों को जिस रंग के भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग किया गया है वह रंग है दोस्तों आपका काला। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी के धात्विक और अधात्विक वाले तत्वों को काली रंग के टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग किया गया है। इसीलिए पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 2 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है आप लोग से आवर्त सारणी में बाएं तरफ किन तत्वों का स्थान है। तो दोस्तों अगर आप लोग आवर्त सारणी को ध्यान से देखें, अगर आप लोग दोस्तों अगला क्लास में जाइएगा 11 या 11th में और 12th में अगर आप जाइएगा साइंस लीजिएगा तो उसमें दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से आवर्त सारणी का ज्ञान हो जाएगा। जब हो जाएगा तो उसमें दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी के आपके बाएं तरफ कुल जितने सारे तत्व हैं उन सभी तत्वों को हम लोग जानते हैं धातु के रूप में। और जबकि उसी आधुनिक आवर्त सारणी के अगर हम लोग दोस्तों अगर दाएं तरफ चलते हैं तो उस तरफ कुल जितने सारे आपके तत्व होंगे वो दोस्तों आपके कहलाते हैं अधातु के रूप में, यानी वो अधातु के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं तरफ किन तत्वों का स्थान है। तो दोस्तों बाएं तरफ आपके धातु वाले तत्वों का स्थान है। अगर पूछे दाएं तरफ किन तत्वों का स्थान है तो दोस्तों दाएं तरफ हो जाएगा आपके अधातु वाले तत्वों का क्या है स्थान है। तो इसमें दोस्तों आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 3 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है इनमें से धात्विक तत्व है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने धातु और अधातु वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग ये दोस्तों समझ चुके होंगे कि आपके जो तत्व होते हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी वाले उन तत्वों को दोस्तों किस लिए धातु और अधातु के रूप में दोस्तों उसको बांटा गया है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जितने सारे तत्व है दोस्तों अगर उन सभी तत्वों में से जो भी तत्व अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों त्याग करते हैं, अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों वो दान करते हैं अपना अष्टक पूरा करने हेतु, अपने आप को अस्थायित्व करने हेतु, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने हेतु, तो उन तत्वों को दोस्तों हम लोग जानते हैं धातु के रूप में। और इसी के विपरीत यदि जो भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने हेतु अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने के बजाय किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अगर दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेते हैं, तो उन तत्वों को दोस्तों हम लोग जानते हैं अधातु के रूप में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में जो ऑप्शन दिया जा रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, लेड, ये दोस्तों तीनों के तीनों ऐसे तत्व हैं जो कि दोस्तों अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग कर सकते हैं। और इस कारण दोस्तों इनके त्याग के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सोडियम और मैग्नीशियम और जो लेड है वो एक प्रकार का धात्विक तत्व है। इसीलिए आपका तीसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 4 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है इनमें से अधात्विक तत्व है। तो दोस्तों इसी का जस्ट ऑपोजिट है, यानी दोस्तों जो तत्व अपना अष्टक पूरा करने हेतु संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का बिल्कुल भी त्याग नहीं करते हैं बल्कि दूसरे तत्व के परमाणु से दोस्तों अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, तो उन तत्वों को बोलते हैं हम लोग अधात्विक तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये तीनों को तीनों दोस्तों अपने गैस रूप में है।
है। और आपके आधुनिक आवर्त सारणी के कुल जितने सारे दोस्तों आपके जो तत्व हैं, अगर वो अधिकांशतः अपने गैस रूप में रहते हैं, तो उन सभी गैसीय वाले दोस्तों जो तत्व हैं वो आपके आधातु रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके अधिकांश जो दोस्तों जो आपके धातु होते हैं वो आपके ठोस अवस्था में रहते हैं, और अधिकांश जो दोस्तों आपके जो आधातु होते हैं वो अपने गैसीय रूप में रहते हैं या जलवाष्प रूप में रहते हैं। इसीलिए आपका चौथा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। क्योंकि इनमें जो तीनों के तीनों जो दोस्तों जो आपके तत्व हैं वो क्या है, वो दोस्तों आपके आधातु हैं। इसीलिए आपका इनमें सभी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सामरिक तत्व कौन है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा सामरिक तत्व किसे कहा जाता है। अगर आप लोग के टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि सामरिक तत्व किसे रूप में जानते हैं या किसे कहते हैं। दोस्तों सामरिक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जो दोस्तों काफी कॉस्टली और काफी दोस्तों कीमती होते हैं, जिनका प्रयोग दोस्तों राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जाता है, जिनका दोस्तों जो उपयोग होता है वो वायुयान को बनाने के लिए किया जाता है। सैन्य जो भी दोस्तों आपके उपकरण होते हैं, जैसे आपका राइफल हो गया, बंदूक हो गया, या बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, उन सभी के निर्माण के लिए दोस्तों जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिस दोस्तों हम लोग तत्वों का प्रयोग करते हैं, उन तत्वों को हम लोग सामरिक तत्व के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, टाइटेनियम, मैग्नीज, यूरेनियम, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके काफी दोस्तों कॉस्टली और कीमती आपके तत्व हैं, जिनका उपयोग राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा और उनके निर्माण के लिए किया जाता है। इसीलिए तीनों तत्वों को दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, यह सामरिक तत्व है। तो आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजी कक्षा में सामान्यतः अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें धातुओं का, तो जब भी अगर किसी भी धातु का अगर संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अगर आप संख्या देखिएगा तो वो दोस्तों या तो होगी आपका 1, या तो होगी आपका 2, या तो दोस्तों होगी आपका 3। यानी कहने का मतलब वो बिल्कुल भी 3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों उनके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 से अधिक हो जाएगी तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि वो हमारा जो दोस्तों मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों 3 से अधिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर 3 से जैसे अधिक अगर होगा तो उस स्थिति में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो तत्व है वो अधातु है। क्योंकि दोस्तों आपके धातु वाले जो तत्व होते हैं उनके संयोजी कक्षा में अधिक से अधिक केवल आपके 3 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर देखिए, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी उनसे बिल्कुल भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी दोस्तों कोई ना कोई दोस्तों एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, जो कि दोस्तों वो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या है, वो दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वो मान्य है। तो उस अधातु का आपको नाम बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो आपका ग्रेफाइट है वो एक ऐसा धातु है जो दोस्तों विद्युत का सुचालक है, यानी इनसे दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। अगर आप लोग पेंसिल को ले लीजिएगा और पेंसिल के दोनों तरफ दोस्तों अगर आप लोग कटर से छील लीजिएगा और दोनों तरफ दोस्तों अगर आप तार जोड़कर अगर दोस्तों उससे अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह करिएगा तो दोस्तों तार और उस पेंसिल से होकर उस तार में भी क्या होगा, वो दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। हम लोग यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पेंसिल है हमारी वो बनी है ग्रेफाइट से, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दोस्तों वो जानी जाती है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 8 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भौतिक गुण के आधार पर धात्विक तत्व का अपवाद है। तो दोस्तों इन चारों में से जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है हाइड्रोजन, वही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों अपवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिस किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत अगर उनमें संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 से अधिक होगी तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि वो जो हमारा जो दोस्तों तत्व है वो बिल्कुल भी धातु नहीं है। अगर दोस्तों उनके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी अगर वो 1 होगी या 2 होगी या दोस्तों वो 3 होगी तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो दोस्तों जो तत्व है वो धातु है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस का, तो दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन गैस का अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो दोस्तों इसका भी क्या होता है, बाह्यतम कक्षा यानी इनके जो संयोजी कक्षा होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि इनका संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे धातु, क्योंकि हाइड्रोजन आपका गैस रूप में यानी इसका दोस्तों जो गुण है वो गैसीय रूप में है, और साथ ही ये दोस्तों किसी भी धातु के हर एक गुण को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग अधातु के रूप में जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह अपवाद के रूप में हो जाता है कब, जब हम लोग धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तब। तो इसलिए आप लोग समझ कर रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भौतिक गुण के आधार पर जो आपके धात्विक तत्व के जो अपवाद है
वो है आपके हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 8 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 9 नंबर का। इसमें देखिए इसमें आपसे क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से धातुएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से जो धातुएं होती है वास्तव में क्या होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि निम्नलिखित में से जो धातुएं होती है वो होती है विद्युत धनात्मक। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो धातुएं होती हैं वो अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करती हैं, और जब वो त्याग करती हैं तो उस स्थिति में इनके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि इनके ऊपर दोस्तों प्लस आवेश दिखने लगता है। ठीक है, और जो आपके अधातु होते हैं वो दोस्तों अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वो त्याग नहीं करते, बल्कि दूसरे तत्व के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, जिससे कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की बजाय बढ़ जाती है, जिससे कि दोस्तों इस पर माइनस आवेश दिखने लगता है। यानी दोस्तों आपके जो धातुएं होते हैं वो धनाविष्ट यानी धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि यह विद्युत धनात्मक है। इसीलिए जो धातुएं होंगे वो विद्युत धनात्मक होती है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 10 नंबर में आप लोग से क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कैल्शियम धातु के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने किस निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पर कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो टूटता है किस रूप में, तो 2 8 8 और 2 के रूप में। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो कैल्शियम धातु है उसकी परमाणु संख्या होती है 20। अगर दोस्तों अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो टूटता है 2 8 10 8 18 2 20 के रूप में। तो इनका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे कि अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेंगे। जब ये त्याग कर देंगे तो उस स्थिति में इनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो केवल कितना बचेगी, वो 18 बचेगी। क्यों? क्योंकि पहले इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 20 और इस 20 में से उन्होंने दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो कितना बचा, तो दोस्तों बचा 18। अब आपको ये देखना है कि आपके कैल्शियम के आसपास ऐसा कौन सा तत्व है जिनमें दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान समझ सकते हैं कि आपके कैल्शियम के नज़दीक, कैल्शियम के निकटस्थ आपका जो दोस्तों आर्गन गैस है वो एक ऐसा दोस्तों आपका तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 18 होती है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि जो आर्गन जो गैस है वो एक प्रकार का निष्क्रिय यानी कि वो अक्रिय गैस है, जिसमें दोस्तों प्रोटॉनों और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो पूर्ण तो होते ही हैं, और साथ ही साथ इनका जो अष्टक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर दोस्तों आपका पूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इनका किया जाता है और अपने इलेक्ट्रॉनों को जब ये त्याग करता है तो उस स्थिति में जो कैल्शियम है वो आर्गन के भांति अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जब वो किस रूप में, जब वो धनायन के रूप में परिवर्तित होता है तब। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गन। ठीक है, बात करते हैं 11 नंबर का। देखिए इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो दोस्तों इन चारों में से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सफेद फास्फोरस, वो एक ऐसा धातु है जिसे दोस्तों अगर हम लोग पानी में डुबाकर नहीं रखें तो वो दोस्तों बहुत ही जल्द आग पकड़ लेती है। इसीलिए 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत फास्फोरस। ठीक है, बात करते हैं 12 नंबर का। देखिए 1 ग्राम सोना से लगभग कितने किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से लगभग आपके 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर में देखिएगा, मिठाइयों के ऊपर सजाने में किस धातु के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर मिठाइयों की दुकान पर दोस्तों अगर आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे मिठाइयों के ऊपर दोस्तों चांदी के कलर का एक परत चढ़ाया जाता है, यानी दोस्तों एक प्लास्टिक का दोस्तों एक परत रहता है। तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि जो परत है वो किस धातु का है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी मिठाई के ऊपर जिस किसी भी दोस्तों धातु का परत चढ़ाया जाता है वो होता है चांदी का। इसीलिए आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए वो जो दोस्तों आपका मिठाइयों के ऊपर जो परत होती है वो चांदी कलर की दिखाई देती है, यानी चांदी की जैसी क्या होती है वो दिखाई देती है, जिससे कि मिठाई जो होगा वो काफ़ी आकर्षक लगता है, देखने में दोस्तों काफ़ी चमकीला लगता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 14 नंबर का। तो देखिए 14 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से सर्वाधिक आघात वर्ध एवं तन्य धातुएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि आघात वर्ध और तन्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम किसी धातु को पीटते हैं और दोस्तों पीटने के फलस्वरूप अगर वो धातु टूटने के बजाय वो फैलने लगता है, वो दोस्तों अपने सतह का दोस्तों अपने क्षेत्र का अगर वो दोस्तों फैलाव करता है, तो उस स्थिति में बोलेंगे कि ये जो हमारी धातु है वो आघात वर्ध है। और साथ ही अगर किसी धातु को दोस्तों अगर खींचा जाए तो खींचने पर अगर वो टूटने के बजाय दोस्तों वो एक साथ ही मतलब वो जुड़े रहते हैं, टूटते बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका बहुत लंबे दूर तक उसको दोस्तों खींच सकते
सकते हैं, मतलब उसमें दोस्तों तनाव का गुण रहता है, उनमें दोस्तों काफ़ी मात्रा में तनाव रहता है, तो उसी गुण को दोस्तों हम लोग तन्यता के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपके आवर्त सारणी में ऐसे बहुत सारे आपके तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपके धातु हैं जिनमें आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपका ऐसा कौन सा दोस्तों आपके आवर्त सारणी में आपके दोस्तों धातुएं हैं जिसमें सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सोना और चांदी ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसमें दोस्तों सभी धातुओं से ज्यादा आघात वर्ध एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने अभी जाना कि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबे क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो समझ सकते हैं इतना सही कि आपका जो सोना है उसमें कितनी मात्रा में दोस्तों तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का। देखिए इसमें आप लोग का क्या बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है धातुओं के दौड़ांक और क्वथनांक का निम्न में से अपवाद है। तो दोस्तों धातुओं के जो दौड़ांक और क्वथनांक का जो अपवाद है वो दोस्तों मुख्य रूप से आपका जो 15 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में दोनों ऐसे आपके धातु हैं जिनका दौड़ांक जो होता है दोस्तों और जो क्वथनांक होता है वो काफ़ी निम्न होता है, जबकि धातुओं के जो दौड़ांक और जो क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं, जिससे दोस्तों उनको तोड़ने उनके जो कण होते हैं, उनके जो दोस्तों जो परमाणु होते हैं उनको दोस्तों तोड़ने के लिए काफ़ी ऊष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि दोस्तों सोडियम और पोटेशियम में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो सोडियम जो पोटेशियम जो धातु है आपके वो एक प्रकार का दोस्तों मुलायम धातु है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 16 नंबर का। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं कांसा। इसीलिए आपके 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 17 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपके सभी धातुओं में से ऐसा कौन सा दोस्तों आपके धातु है जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होती है। तो दोस्तों आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत की दोस्तों बहुत ही अच्छी चालकता को गुण को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर बोला जा रहा है धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने का जो दोस्तों मुख्य कारण है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्तों रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे दोस्तों हम लोग स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जानते हैं। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब तक दोस्तों आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु में नहीं होगा तो वो धातु विद्युत धारा प्रवाह के लिए बिल्कुल भी दोस्तों प्रेरित नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी दोस्तों सक्षम नहीं रहेगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर समझ के रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 19 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है तांबा की धात्विक सतह निम्न में से किस रंग की दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर आप लोग तांबा की सतह को यानी उसके धात्विक सतह को ध्यान से देखें तो वो दोस्तों लाल रंग की दिखाई देती है। तो आपका 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना कि सोडियम जो होता है और जो पोटेशियम होता है ये दोनों काफी दोस्तों आपके मुलायम धातु है जिन्हें हम लोग बिल्कुल सरलता पूर्वक चाकू से भी काटे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम तो नहीं है, यहाँ पर केवल है सोडियम। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो सोडियम होगा वो अन्य धातुओं की तुलना में दोस्तों काफी ये क्या होगा दोस्तों, यह दोस्तों सॉफ्ट होगा, यानी ये दोस्तों मुलायम होगा, जिसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसीलिए आपका 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सल्फर तो आपका धातु है भी नहीं किया, ये क्या है, एक प्रकार का गैस है, यानी क्या धातु है। बात करते हैं किस नंबर का। इसमें बोला जा रहा है किस नंबर में, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो सोडियम है वो एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगर आप लोग इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबाकर नहीं रखिएगा तो ये दोस्तों अति निम्न ताप पर यानी ये दोस्तों कमरे के ताप पर क्या होगी, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देगी। और साथ ही इसकी जो अभिक्रिया होती है सोडियम धातु की वो दोस्तों जल के साथ इतनी तेज होती है कि दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस में क्या करती है, इतना उष्मा निकलता है कि हाइड्रोजन गैस में दोस्तों आग पकड़ लेता है, यानी कि यह ठंडे जल के साथ भी क्या करती है, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। इसी कारण दोस्तों हम लोग धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब सोडियम आपके ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही दोस्तों वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करती है। तो हमारे
हमारे पास 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 22 नंबर पर देखिए, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा कि लोहा जो होगा वो सबसे ज़्यादा इन चारों में से किसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्योंकि दोस्तों विस्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया Fa और दोस्तों फिर बोला कि किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। तो मान के चलते हैं हमारे पास कोई लवण यहाँ पर ले लेंगे SO4। चाहिए यहाँ पर कोई आपका धातु। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग Cu का यानी CuSO4 Fe प्लस CuSO4 यहाँ पर दोस्तों अगर हम अभिक्रिया कराएं तो उस स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा Cu। तो आपने देखा कि आपके जो CuSO4 है उसमें से कॉपर धातु को विस्थापित करके उसके जगह पर इसने अपना खुद स्थान ग्रहण कर लिया। तो स्थान ग्रहण क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जो आपका आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटाकर उसके जगह पर क्या किया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। देखिए कॉपर कमजोर है किसकी तुलना में, तो आयरन की तुलना में। तो ये दोस्तों काफी ताकतवर है किसकी तुलना में, तो कॉपर की तुलना में। तो जब ये ताकतवर है तो क्या कर सकता है, इस कॉपर को दोस्तों हटा सकता है और हटाकर वहीं पर क्या करेगा, अपना स्थान वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझ कर रखेंगे किसी भी धातु में दोस्तों क्षमता होती है अभिक्रियाशीलता की, तभी वो क्या कर सकता है, किसी भी लवण के दूसरे तत्व को क्या कर सकते हैं, वो हटाकर वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। तो इन चारों धातुओं में दोस्तों जो आपका कॉपर वाला जो धातु होगा वही क्या हो जाएगा, आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पर देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, धातुएं ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करके बनाती है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करके बनाती है धात्विक ऑक्साइड। जैसे सपोज डेट अगर हम लोग यहाँ पर ले लें मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम है अगर हम दोस्तों इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो वो बना देगा दोस्तों क्या चीज़, तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गया क्या चीज़, धातु ऑक्साइड, जिसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। तो आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से द्विधर्मी यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों द्विधर्मी उसे कहा जाता है जिसमें दोस्तों अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो आपके धातु होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोस्तों आपके एक प्रकार के क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। समझ बात करना ये, तो आपको ये बताना है कि जो निम्न में से द्विधर्मी जो आपके ऑक्साइड है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जब देख रहे हैं ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोस्तों तीनों ही तीनों क्या होंगे, आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड है वो गुणों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर समझ कर रखिएगा। 25 नंबर देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इनमें से कौन सी धातु ऑक्सीजन गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि जो सोना और जो चांदी होता है वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए उसी दोस्तों गुण के कारण बहुत सारे दोस्तों आभूषणों का दोस्तों निर्माण किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भी आभूषण आपके बनाए जाते हैं सोना और चांदी के, अगर उसको अगर हम खुला भी छोड़ दें तो दोस्तों जल्दी से जंग उसमें नहीं लगता है, या जल्दी वो गंदे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, या जल्दी उनका संचारण नहीं होता है। तब 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर में बोला जा रहा है कमरे के ताप पर कौन सा धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो धातुएं होती है अधिकांशतः दोस्तों आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों आपका जो धातु है ये द्रव अवस्था में। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो पारा, जिसको हम लोग मरकरी के रूप में जानते हैं, ये दोस्तों एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर आपके द्रव रूप में पाया जाता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर में बोला जा रहा है ठंडे जल के साथ कौन सी धातु तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तीव्रता से। तो दोस्तों देखिए जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम है ना, ये दोनों ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और साथ ही कैल्शियम भी करती है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम का, तो सोडियम और पोटेशियम जो दोस्तों आपका धातु है वो सोडियम से अधिक, मतलब सोडियम से अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्रता से क्या करता है, यह दोस्तों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों में से दोस्तों जो आपका पोटेशियम होगा इसी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे। कब, जब तीव्रता से यहाँ पर नाम लेगा तब। अगर दोस्तों 4 को अगर ऑप्शन में से दोस्तों आपके अलग अलग ऑप्शन देते 3 ठो, खाली दे दे सोडियम तो हम लोग सोडियम को सेलेक्ट कर लेंगे, खाली दे दे पोटेशियम तो हम लोग पोटेशियम को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब तीनों दिया है तो तीनों क्या करता है, ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों आपके ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन इन तीनों में जो पोटेशियम होगा वो बहुत ही तीव्रता से इन दोनों की तुलना में क्या करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसीलिए 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए क्या बोला 28 नंबर में, भाप जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है।
है। तो दोस्तों भाप जल के साथ आपका अभिक्रिया करने वाला है मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों को जो आपके धातु है मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये तीनों ही भाप जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए आपका 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर देखिए, इस पे क्या बताया जा रहा है, कौन सा अधातु। अब देखिए वहां पर धातु, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है अधातु, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी धातु के रूप में जाना, यानी कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो होता है पारा यानी कि मरकरी। लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो दोस्तों आपका जो ब्रोमीन है वो एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में क्या आपसे बताया जा रहा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों नील्स बोर के नियमानुसार, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो नील्स बोर ने दोस्तों एक नियम दिया था और एक सूत्र दिया था, जिसे दोस्तों हम लोग 2n² के रूप में जानते हैं। और इसी नियम का आधार पर उन्होंने बताया था कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n², यानी ये फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ पर 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर बात करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, किस धातु को सरलतापूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। जो धातु मुलायम होगा, जो धातु काफ़ी सख्त ना हो, जो काफ़ी मुलायम हो, जो काफ़ी दोस्तों बिल्कुल भी उसमें सख्तता का गुण नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो वो दोस्तों कौन है, तो वो दोस्तों आपका कौन होगा, तो आपका सोडियम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर पर देखिए क्या बताया जा रहा है, इनमें से कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप समझ के रखिएगा कि आपका जो कॉपर है वो बिल्कुल भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और साथ ही मैं आप लोग बता दूं कि आपके सक्रियता श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, उसमें दोस्तों आपके हाइड्रोजन के नीचे कुल जितने सारे दोस्तों आपके तत्व है वो बिल्कुल भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके आपके सोना हो गए, चांदी हो गए, कॉपर हो गए, ये सब दोस्तों बिल्कुल, मरकरी हो गए, बिल्कुल भी आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम लोग 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, बात करते हैं 33 नंबर का। इसमें देखिए क्या पता जा रहा है, अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो दोस्तों अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर में देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, निम्न में से अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों आपके जो अधातुएं होती है ना वो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, अधातुओं को अगर हम जल से अभिक्रिया कराएं तो वो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है, अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाती है। तो दोस्तों अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। क्योंकि दोस्तों जब धातु को अधातु से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो वो दोस्तों आपका वैद्युत संयोजक यौगिक बनाती है, और जब अधातु को अधातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो वो दोस्तों आपका सहसंयोजक यौगिक बनाती है। लेकिन अगर हम धातु से धातु का अभिक्रिया कराएं तो वो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ के रखिएगा कि जो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 36 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों बनाया जाता है एनोड पर। किस पर, तो एनोड पर। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों दिया होगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके अपना स्थायित्व क्या कर लिया है, अपना प्राप्त कर लिया है, उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों स्थानांतरण। ठीक है, तो स्थानांतरण देखिए यहाँ पर न छूट गया है, स्थानांतर केवल है दोस्तों, स्थानांतर ये जो न है ना, ये न छूट गया है। ठीक है, तो स्थानांतरण से बने यौगिक, तो दोस्तों आपके धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बने जो यौगिक होते हैं वो दोस्तों आपके आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड को जब हम लोग जल में घोलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं अगर हम यहाँ पर ले लें H2O यानी कि जल, यहाँ पर ले लेंगे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए क्या बनेगा, तो MgO, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा MgOH के होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका H2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने धातु के ऑक्साइड को यहाँ पर जब जल में दोस्तों हम लोगों ने डाला तो आपका बन गया यहाँ से आपका ये O, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है ना, तो बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका कौन, तो आपका OH है ना, तो OH मतलब यानी कि आपका ये बन गया दोस्तों आपका क्षारीय, यानी यहाँ पर क्षार बना रहा है, क्षार। तो हम लोग
लोग ये समझ के रखेंगे कि अगर धातु के ऑक्साइड को जल में अगर डाला जाए तो वो दोस्तों आपके क्षार का निर्माण करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी में जो सबसे क्रियाशील जो धातु है, इन चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम काफी क्रियाशील धातु है। ठीक है, देखिए 40 नंबर की बात करते हैं, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो दोस्तों जो कैल्शियम है, अगर हम ठंडे जल के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो कैल्शियम होती है वो दोस्तों क्या करती है, वो जल के ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक है, तो हम लोग 40 के जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 41 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से एस्टिलीन का अणुसूत्र है। तो दोस्तों एस्टिलीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H2, यही होता है अणुसूत्र। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 41 का जो सही आंसर है वो सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी का। 42 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से द्रव्य सहसंयोजक यौगिक है। द्रव्य यानी जो अपने द्रव रूप में रहते हैं, तो ग्लूकोज, यूरिया, ये जो आपका सहसंयोजक यौगिक है ये अपने ठोस रूप में रहता है, और यहाँ पर एथिलीन अपने गैस रूप में रहता है। एल्कोहल दोस्तों किस रूप में रहता है, तो अपने द्रव अवस्था में रहता है, यानी द्रव रूप में रहता है। तो आपका 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 43 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय होते हैं। तो दोस्तों सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो जल में प्राय अविलय होते हैं, इसीलिए आपके 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथ ही यहाँ पर दिया है उदासीन भी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अविलय को मत सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपके सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो अविलय तो होबे करते हैं, मतलब घुलते तो नहीं है, लेकिन यह उदासीन भी होते हैं। मतलब जब आप उसको जल में डाल दीजिएगा सहसंयोजक यौगिक हो, तो उनका जो जलीय विलयन होगा वो बिल्कुल भी विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी दोस्तों ये बिल्कुल भी जल में क्या होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये दोस्तों आयनीकृत नहीं होते हैं, यह उदासीन रहते हैं। इसीलिए आपका 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 44 नंबर का, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था वाले धातु हम दोस्तों उसे कहते हैं जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती है, यानी अक्रियाशील होती है, जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया ना कर सके, यानी जो बिल्कुल भी संचारित ना हो सके, जिसमें संचारण का गुण नहीं पाया जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग कि ये जो धातु है हमारी वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आपके 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका दोस्तों चांदी, सोना, प्लेटिनियम, ये तीनों ऐसे धातु हैं जो कि दोस्तों बिल्कुल भी संचारित नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, खुले में भी रख दीजिएगा ना तो इनका संचारण दोस्तों नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, निम्न में से बॉक्साइट किस धातु का यस्क है, भाई एल्युमिनियम का। तो आप लोग 45 का जो सही आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर में देखिए अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया कराती है। तो जब भी दोस्तों आप लोग अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण अगर शोधन करिएगा तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है दोस्तों आपका धातु कर्म, यानी कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन करने की जो क्रिया है वो धातु कर्म कहलाती है। तो आपका 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 47 में देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सक्रियता श्रेणी के निचले भाग में जो धातुएं होती है उनका अयस्कों से निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपके सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो आपके नीचे वाले जो भी आपके धातुएं होते हैं उनका दोस्तों जो अयस्कों से निष्कर्षण है वो किया जाता है भर्जन विधि द्वारा। याद रखिएगा, भर्जन विधि द्वारा, जो कि ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, सीमित उपस्थिति में वो जल कर दोस्तों वो अपने धातु के रूप में वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जब यस्क का दौड़ांक उसमें उपस्थित अपद्रव्य मतलब जो अशुद्धियां होती हैं उसी को बोलते हैं अपद्रव्य, तो अपद्रव्यों के दौरान से कम हो तो इसका सांद्रण मतलब इनका शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अयस्कों के सांद्रण की जो विधियां है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा कि आपका जो गलने के पृथक्करण जो विधि होती है उसी विधि में दोस्तों ये आपका आता है, जिसमें दोस्तों आपके अपद्रव्यों का जो दौड़ांक होता है उसमें उपस्थित अयस्क के दौरान से क्या होता है, कम हो जाता है, और उसको जिस विधि से हम लोग दोस्तों अलग करते हैं उनके अपद्रव्यों को उस यस्क से, वो आपका कहलाता है गलनिक पृथक्करण विधि। तो आपका 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर पर देखिए क्या बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है सोना और चांदी के अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सोना और चांदी के अयस्कों का जो सांद्रण है वो दोस्तों किया जाता है निक्षालन विधि द्वारा, इसीलिए आपका 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा।
देखिए 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जिंक ब्लेड भर्जित होकर किस में बदल जाता है। तो दोस्तों जिंक ब्लेड भर्जित होकर वो बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में, ठीक है, क्योंकि जिंक का मतलब धात्विक ऑक्साइड से धातुओं का जो निष्कर्षण वो करने में काफ़ी दोस्तों सरलता होती है। इसीलिए अयस्कों में जो भी दोस्तों अगर आप सल्फाइड या कार्बोनेट वाले जो अयस्क होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग धात्विक ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, हम लोग उसको दोस्तों तोड़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस ऑक्साइड से हम लोग धातुओं को दोस्तों क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक ऑक्साइड है। 51 में बोला जा रहा है सक्रियता श्रेणी के निचले भाग में जो धातुएं होती है उनकी ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने से ही किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो धातु में, किसमें, तो धातु में, याद रखिएगा। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं 52 नंबर का। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सक्रियता श्रेणी के मध्य भाग में, मतलब जो उसके बीचों बीच उपस्थित जो धातुएं होती है अगर उनकी ऑक्साइड से किसी विधि द्वारा धातु को अलग किया जाता है तो वो जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उनके ऑक्साइड से हम लोग जिस विधि द्वारा धातु को अलग करते हैं वो जो विधि होती है वो दोस्तों आपकी कहलाती है प्रगलन, जो कि दोस्तों कोक या कोयला द्वारा क्या किया जाता है, दोस्तों उसको अलग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका अलग जो दोस्तों इनका जो पृथक्करण जो है दोस्तों वो भर्जन या निष्पादन विधि द्वारा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रगलन विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें कोक यानी कोयला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 53 नंबर का। बोला जा रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेट कर लेंगे, 24 कैरेट का। 54 और देखिए क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु मतलब जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो आपका आयरन, कॉपर, निकल ये तीनों आपका धातु है, यानी कि जो आपका दोस्तों एंटीमनी है एसबी वो आपका क्या हो जाएगा, उपधातु। इसीलिए 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 55 नंबर का। एक्वाजोरिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एक्वारेजिया जो है दोस्तों वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 56 नंबर। इसमें बोला जा रहा है धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को कहते हैं। भाई मेरे आघात बढ़ देता है, मैंने आप लोग को भी बताया कि यदि किसी धातु को पीटने पर उनके जो सतह होते हैं वो टूटने की वजह अगर फैलने लगते हैं, उनके सतह का दोस्तों क्षेत्र का विकास होता है, तो हम लोग उस गुण को आघात वर्ध्यता के रूप में जानते हैं, जिसके दोस्तों गुण से हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कि आपके धातु के रूप में रहते हैं। तो आपका 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 57 में देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका मैग्नीशियम जो आपका धातु है, अगर इस मैग्नीशियम धातु को अगर हम लोग दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दोस्तों जलाते हैं तो जलन के फलस्वरूप यानी जलने के फलस्वरूप, दहन के फलस्वरूप यह चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है, यह दोस्तों इनका जो ज्वलन है, इनका दोस्तों जो ज्वाला है वो दोस्तों जलता है, यानी इनका जो दहन है वो संपन्न होता है। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 58 बोला जा रहा है पीतल है। तो दोस्तों जो पीतल है ना वो एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि दोस्तों दो या दो से अधिक धातु या धातुओं के मिश्रण से क्या होता है, इसको बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे किसको, तो मिश्र धातु को, ना कि उप धातु को, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेट कर लेंगे। 59 नंबर बोला जा रहा है इस्पात में कितना यानी लोहा में कितना प्रतिशत कार्बन है, यानी कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि आपके इस्पात यानी लोहा में कितना परसेंट कार्बन होता है। तो वो होता है दोस्तों 2%, मात्र 2% है। तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 60 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आभूषण बनाने वाले सोना होता है। तो दोस्तों जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो दोस्तों आपका होता है 22 कैरेट का, और उसमें 2 कैरेट का कोई दूसरा जो तत्व वाला दोस्तों जो आपका धातु होता है उसको जोड़कर दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग आभूषण को तैयार करते हैं। तो 22 कैरेट आपका क्या होगा, 60 का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 61 नंबर का। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, यानी ऐसा कौन सा गैस है जो धातुओं को जोड़ने में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि धातुओं को जोड़ने में जो प्रयुक्त होने वाला जो गैस है वो है आपका एथाइन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट दोस्तों कर लेंगे, ठीक है। देखिए 62 नंबर में आप लोग समझिएगा क्या बताया जा रहा है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है भाई। तो दोस्तों जो सिलिका है आपका वो है एक प्रकार का आधातु। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहलाती है।
तो दोस्तों लोहा को जब हम लोग जिंक से लेपित कर देते हैं, यानी जिंक से जब उसका लेपन कर दिया जाता है, तो यह जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो क्रिया है वो कहलाती है गैल्वेनीकरण। तो 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 64 नंबर में इसमें क्या बताया जा रहा है आप लोग का, इसमें बोला जा रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है कि जो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गन मेटल। तो आपका जो 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गन मेटल। ठीक है, बात करते हैं 65 नंबर में। 65 नंबर बोला जा रहा है धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो दोस्तों अम्लराज किसको बोलते हैं? जो आपके 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग आपका होता है नाइट्रिक अम्ल से मिलकर जिस अम्ल का तैयार किया जाता है, जिस अम्ल को दोस्तों निर्मित किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अम्लराज। तो अम्लराज में जो दोस्तों आपका जो धातु घुलता है वो है दोस्तों आपका सोना भी घुल जाता है, चांदियो घुल जाता है, ठीक ना। जिसका मुख्य कारण है कौन? तो नवजात क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ क्या करता है दोस्तों, ये अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण ये दोस्तों अम्लराज में घुल जाते हैं, बाकी सब नहीं घुलेगा। तो सोना आपका सही आंसर होगा। तो आपके 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 66 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो होता है दोस्तों भूरा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर बोला जा रहा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है वो किसका मिश्र धातु है बताइए। तो दोस्तों आपका 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीन का। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है पारे का अयस्क, यानी जो पारे का जो अयस्क वो कौन है? तो दोस्तों पारा का जो अयस्क है वो होता है आपका सीने बार, क्योंकि आपका हेमाटाइट वाला जो दोस्तों जो हेमाटाइट है वो लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और यहाँ पर जो पारा का जो अयस्क होगा वो आपका हो जाएगा सीने बार का। तो हम लोग 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 69 में क्या बोला जा रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे कि उसमें बिल्कुल भी जंग ना लग सके। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिस किसी भी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है वो होती है दोस्तों जिंक का, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का वायु पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो सोना, यानी सोना पर बिल्कुल भी वायु का प्रभाव, यानी कि ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे कि इनका संचारण नहीं हो पाता है। तो आपका 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 71 में देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि मतलब जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों आपके आधातु से दोस्तों मिलने का फलस्वरूप बने हैं। और जब भी आधातु एक दूसरे आधातु से मिलेगा तो वो दोस्तों आपका आयनिक न बनाकर वो दोस्तों आपका बनाएगा सहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ पर जो KCl है दोस्तों वो आपका है आयनिक, क्योंकि दोस्तों आपका जो K है पोटेशियम वो है आपका धनायन, और जो Cl है वो दोस्तों है आपका ऋणायन। और आपके धनायन और ऋणायन के मिलने से जो आपका बना है वो यौगिक वो है दोस्तों आपका कौन सा? तो है दोस्तों आपका एक प्रकार का आयनिक, जिसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो हम लोग यहाँ पर 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? तो आपको बताना है। तो इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो कॉपर का, मैंने आप लोगों को बताया कॉपर, ठीक है। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 73 में बोला जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है, जो कि जल में घुल जाता है? तो दोस्तों आपका 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज जो होता है वो जल में विलय, यानी जल में वो घुल जाता है, ठीक है। 74 नंबर देखिए क्या बताया जा रहा है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो वो क्या बना सकते हैं? तो दोस्तों वो बना सकते हैं आपके धनाविष्ट आयन, ठीक है, यानी धनायन आयन को हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 75 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे के रूप में परिष्कृत किया जाता है? तो दोस्तों जो विधि है आपका वो है प्रकार का विद्युत अपघट्ट विधि, यानी विद्युत अपघट्ट द्वारा हम लोग अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे के रूप में क्या करते हैं? चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 76 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
से, यानी जस्ता यानी जिंक की परत चाहकर, ठीक है, जिंक का लेपन करके हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कढ़ाई को जंग से बचा सकते हैं। तो 76 का जो सही आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जिस यस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, उस सांद्रण की विधि का क्या नाम है, उस विधि को दोस्तों आपको बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं वो जो विधि है वो है दोस्तों आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि गुरुत्व पृथक्करण जो विधि होती है उसी विधि में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यस्कों का सांद्रण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। 78 नंबर बोला जा रहा है, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जास्ता का लेप नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जास्ता टीन से अधिक महंगा होता है, इसीलिए बिल्कुल भी दोस्तों जास्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है उल्फार्म किस अयस्क में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ के रखिएगा कि जो उल्फ्राम है वो आपके टीन और स्टोन वाले अयस्क में विद्यमान रहता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रख लेंगे, ठीक है। 80 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से आयरन पाइराइट का अणु सूत्र है। तो आयरन पाइराइट का जो अणु सूत्र कौन है भाई, तो आयरन पाइराइट का जो अणु सूत्र है वो है आपका आयरन सल्फाइड। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस विधि द्वारा मशीन के छिद्रों तथा रेल की पटरियों में पड़े दरारों को जोड़ा जाता है, तो वो है आपका एल्यूमिनोथर्मिक विधि। एल्यूमिनोथर्मिक विधि याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर समझ कर रखेंगे। तो आपका 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 82 बोला जा रहा है कोर्डम का अणु सूत्र है। तो दोस्तों कोर्डम का जो अणु सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर बोला जा रहा है कैरोलाइट किस धातु का यस्क है। तो दोस्तों कैरोलाइट जो है वो आपके जिस धातु का जो यस्क है उस धातु का दोस्तों जो नाम है वो आपका है किस धातु का, तो वो आपका है एल्युमिनियम का। तो हम लोग एल्युमिनियम को क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी को। 84 नंबर बोला जा रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। तो दोस्तों आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणु सूत्र है वो क्या होता है, P3 होगा। आप लोग याद रखिए P3 होगा, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर बोला जा रहा है लोहे की परमाणु संख्या होती है 26 होती है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 26 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आई आ गया, इसको नहीं लिखेंगे, 26, ठीक है, 26 सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को। 86 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो नमक है वो आपके समुद्री जल में पाया जाता है, जिसका अणु सूत्र होता है NaCl। तो आपका 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 87 नंबर बोला जा रहा है तत्वों के निम्न युग्मों में से ऐसा कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पीतल जो होता है वो कौन से धातुओं से मिलकर बनता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो पीतल होता है कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका 88 नंबर में बोला जा रहा है अलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा पारा याद रखिएगा, यानी मरकरी पारा रहता है, पारा ना। तो आपका 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन इन चारों में से। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वो है आपका मैग्नीशियम। तो आप लोग क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन, तो मैग्नीशियम, ठीक है। बात करते हैं 90 नंबर का। देखिए इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, बहुत ही मतलब तेजी से क्या होता है वो जलता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग वही बताया सफेद फास्फोरस, जिसको दोस्तों हम लोग जल में डुबो कर रखते हैं, बहुत ही तेजी से क्या करते हैं दोस्तों, ये आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग समझ कर रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर 91 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो अभिक्रिया के इस क्रम में जो दोस्तों आपका अभिक्रियाशीलता जो क्रम होगा वो कौन होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले मैग्नीशियम तब एल्युमिनियम तब जिंक तब आयरन। यानी दोस्तों मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता होगी एल्युमिनियम से अधिक होगी और एल्युमिनियम की जो अभिक्रियाशीलता होगी वो जिंक से अधिक होगी और दोस्तों जिंक की अभिक्रियाशीलता होगी वो आयरन से अधिक होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 91 का सही आंसर। बात करते हैं 92 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। क्या कराती है, तो तन्यता कराती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा 92 का। 93 बोला जा रहा है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो दोस्तों वो है आपका आयोडीन, यानी आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि दोस्तों यह चमकीला होता है, यह चमकता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 94 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी इस प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका हीरा। तो आपका 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर में बोला जा रहा है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन
क्या मतलब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ठोस अवस्था में जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, 95 का सही आंसर होगा। यानी कि आयनिक यौगिक का विद्युत चालन करने के लिए इनका जलीय विलयन होना बहुत ही आवश्यक है। यानी इनका जो विद्युत जो चालन का जो गुण है वो जलीय विलयन में क्या होता है, वो प्रदर्शित होता है, ठोस रूप में बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं 96 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस धरती पर ऐसा कौन सा धातु है जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इस धरती पर पाया जाने वाला जो सर्वाधिक जो धातु है वो है आपका एल्युमिनियम का। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 97 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है धातु ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है। तो आपको बताना है जो धातु का जो ग्रीक शब्द कौन है, तो दोस्तों वो है मेटालोन। मेटालोन याद रखिएगा, मेटालोन जो है वो दोस्तों इसी ग्रीक शब्द से आपका धातु शब्द बना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 98 नंबर का। तो 98 नंबर में यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक प्रकार की सामग्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी वस्तु एक प्रकार की सामग्री नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपका जो डायोड है ना, डायोड वो बिल्कुल भी एक प्रकार की सामग्री नहीं है, ठीक है। यानी जो चालक है, जो विद्युत रोधी है, जो अर्धचालक है, ये एक ही प्रकार की है, ठीक है। यानी इसमें चालक और चालक दोनों गुण पाया जाएगा, इसमें केवल चालकता गुण पाया जाएगा और इसमें चालकता का गुण नहीं पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी अलग गुण को प्रदर्शित करता है डायोड। इसीलिए 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 99 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। यानी इस धरती पर सबसे पहले जो मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में दोस्तों लाया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों 99 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी तांबा को क्या कहते हैं, उन्होंने प्रयोग में लाया था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 100 नंबर में बोला जा रहा है हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन में जो धातु होती है वो होती है दोस्तों आपका मैग्नीशियम। तो आपका जो 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके धातु और अधातु से रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके एग्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको दोस्तों मैंने बिल्कुल सरल तरीके से कवर करा दिया है। दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने दोस्तों आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है उनका दोस्तों आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से दोस्तों आपने समझ भी लिया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके धातु और अधातु वाले चैप्टर में दोस्तों काफी सरलता मिली होगी। मेरे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके धातु और धातु वाले चैप्टर वाला जो दोस्तों आपका अध्याय है वो बहुत ही सरलता से दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।